हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट की बात आज हम करने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले कंप्लीट नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस, अलग अलग टाइप के डिफरेंट नॉमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट हमने कल बायनॉमियल पढ़ा था। आज बाकी के नॉमेनक्लेचर्स को भी हम रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यूनिवर्सल लॉज या यूनिवर्सल रूल्स कौन से होते हैं नॉमेनक्लेचर के, जिनकी वजह से हम जानते हैं कि हाँ भाई, ये अगर ऑर्गेनिज्म यहाँ से हमें मिला है, यहाँ से हमने रिसर्च करके निकाला है उसको, तो उसका किस बेसिस पे उसका नामकरण होना चाहिए, उसको नॉमेनक्लेचर उसको दिया जाना चाहिए। तो उसके एक साइंटिफिक रूल्स है, यूनिवर्सल रूल्स है, जो यहाँ पे भी अप्लाई है, इंडिया में भी अप्लाई है। कोई बाहर की ऑस्ट्रेलियन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, या कोई भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, वहां पे सेम रूल्स चलते हैं, अप्लाई होते हैं। उनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले रूल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछते, बट आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल्स है कि जो नेम्स होते हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कॉकरोच है, उसका नाम साइंटिफिक में कुछ और होगा। एक टोमेटो है, उसका नाम साइंटिफिक में कुछ और है। व्हीट जो आटा है, उसका साइंटिफिक नेम कुछ और होता है। ट्रिटिकम, स्टाइवम, जैसे अलग अलग नेम्स होते हैं सबके। तो उन नेम्स, वो जनरली सारे नेम्स को हम साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं। जैसे हमारा कॉमन नेम, फॉर्मल नेम, इनफॉर्मल नेम होते हैं, वैसे उनके एक साइंटिफिक नेम्स होते हैं। एक नॉर्मल जैसे जैसे मैंगो, अंगूर वगैरह हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उनके अलग नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम। तो आपको ये बोला गया है कि जो नेम्स होते हैं ना, वो लैटिन लैंग्वेजेस में होते हैं। और लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, जिसको लिखते हम इटैलिक्स के अंदर है। यानी जो नेम्स होते हैं, रिटन साइंटिफिक नेम्स, वो होते हैं लैटिन के अंदर, उनको लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखनी है। फर्स्ट वर्ड, जैसे दो वर्ड मैंने कल भी आपको बाइनोमियल में बताया कि दो वर्ड्स होंगे, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड। जैसे हमारा खुद का नाम में होता है फर्स्ट वर्ड, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा। तो उनके दो वर्ड्स होंगे। पहला हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला वर्ड हमेशा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली बात याद रखनी है कि फर्स्ट वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स जीनस, सेकंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन, उनके बीच में स्पेस लिखा जाएगा। अब मेरे को पता है कि मैं इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, इटैलिक्स में लाइक ऐसे थोड़ा कर्सिव लिखना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल लिखते, नॉर्मल एबीसीडी लिखते हैं, कर्सिव एबीसीडी लिखते हैं। तो नॉर्मल एबीसीडी वाली नहीं, वो कर्सिव में इटैलिक्स करके, जैसे हम लैपटॉप पे भी हम काम कर रहे हैं, वर्ड पे या फिर एक्सेल शीट वगैरह कहीं पे भी, तो हम वो इटैलिक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो वो पूरा लैंग्वेज, वो पूरा सेंटेंस इटैलिक्स में चेंज हो जाता है। हैंड रिटन इतने कर्सिव में भी लिखो तो भी वो इटैलिक्स नहीं आता। इसको ओवरकम करने के लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हैंड रिटन आप लिखोगे तब उनके बीच में एक स्पेस होगा। फर्स्ट वर्ड अलग, सेकंड वर्ड अलग, बीच में थोड़ा सा स्पेस, जैसे इन जनरल जो होता है। एंड उनको मेंटेन करने के लिए, इटैलिक्स वाली चीज को मेंटेन करने के लिए हम उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अब आपके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आएंगे, एग्जाम में छप के आएंगे क्वेश्चन पेपर्स, तो क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट हैंड रिटन। क्वेश्चन पेपर्स आर द प्रिंट आउट ऑफ सम ऑफ द मटेरियल, जो भी आपके मैटर है उसका प्रिंट आउट होता है। तो प्रिंट तो हम वर्ड पे सब कुछ टाइप करते हैं, उसको सारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से क्वेश्चन वगैरह लिखा, उसको कॉपी पेस्ट किया या फिर खुद से लिखा, तो वो वाला तो प्रिंट हम करवा रहे हैं, तो उसके अंदर तो इटैलिक्स यूज कर सकते हैं, उसमें कभी भी अंडरलाइन नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर्स में या फिर आप बुक्स में देख सकते हो, तो कहीं पे भी अंडरलाइन नहीं आते साइंटिफिक वर्ड्स, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर में इटैलिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करके उन वाले वर्ड्स को इटैलिक्स में कर दिया जाता है। बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग नोट्स, जब आप नोट्स लिखते हो, टेस्ट पेपर में आंसर, अपने आंसर शीट में आंसर लिखते हो, देन यू हैव टू राइट इन नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल लिखते हो अपने वर्ड्स, और उनके नीचे अंडरलाइन कर देना। और अंडरलाइन मिला के नहीं करनी है, स्पेस है तो उसको काट देना अंडरलाइन को, एक वर्ड पे अंडरलाइन करिए, देन स्टॉप, देन दूसरे वर्ड पे अंडरलाइन करिए। इस तरह से यू हैव टू अंडरलाइन। फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। कल मैंने एग्जांपल दिया था, यहां मैं लिखवा रही हूं, मैंगीफेरा इंडिका। आई एम सो सॉरी, थोड़ा स्पेस इधर लिख लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। आई नो दिस इज नॉट कर्सिव, दिस इज माई नॉर्मल लैंग्वेज, जो नॉर्मल राइटिंग जिसमें मेरी लिखती है, बहुत ही नॉर्मल सी है, बट नॉर्मल राइटिंग है मेरी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं इसको क्या अरेंज कर रही हूँ, मैंने आपको दो वर्ड्स बताया, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज।
ये वाला जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इटैलिक्स में मैं क्या कैसे कन्वर्ट करूं? अब इटैलिक्स में मैं ऐसे यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकती, तो क्या कर दूंगी, दोनों को पर्सनली अलग अलग अंडरलाइन कर दूंगी। तो अंडरलाइन करने का मतलब समझ में आ जाएगा, सामने वाले पढ़ेगा तो उसको अगर पता है, उसको आइडिया है साइंस के बारे में, तो वो देख के बता देगा कि अच्छा ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसने इसको अंडरलाइन किया है। अब फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड का एम कैपिटल कर दिया, और सेकंड वाले का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, आई स्मॉल लिख दिया। आई बड़ा नहीं होगा कभी भी, आई मतलब जो भी सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कभी भी बड़ा नहीं होगा, सिर्फ यही बड़ा होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वाला देख के एकदम एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे क्लासिफाई किया मैंने, जैसे मेरे पास में क्लास 10th को मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो उसकी 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। उन 4 सेक्शन के मैं देख रही हूँ कि ए वाला सेक्शन है, उसमें बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो जिनके अच्छे एटिकेट्स है, मैनर्स है, अच्छे से विश करते हैं, अच्छे से बैठते हैं, तरीके से खाते पीते हैं, उनका चाल चलन देख के बता सकती हूँ। बी सेक्शन वाले का एवरेज है, सी सेक्शन का थोड़ा और बिलो एवरेज है, और डी सेक्शन तो बिल्कुल ही ऐसा गंदे बच्चे वाला सेक्शन है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, हाँ उल्लू करना है, मजाक मस्ती करनी है, पढ़ना उनको बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये सारी चीजें कैसे देख पा रही हूँ? एक तो बच्चा, 2 बच्चे अगर सामने बैठे तो मैं नहीं बता सकती कि कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा कम इंटेलिजेंट है, कौन सा एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है। कैसे देख के बताऊं? जब मैं उनको पढ़ाऊं, मैं उनका रिएक्शन देखूं, मैं उनके एक्शंस पे अपने उनका खुद का रिएक्शन देखूं कि मैं अगर पढ़ा रही तो वो किस तरह से मेरी बात को समझ रहे, मेरी बात को सुन रहे नहीं सुन रहे। अगर एक बच्चा कान लगा के मेरी बात सुन रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को लगेगा ना कि हाँ वो इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो वो सुन रहा है, तो मतलब इंटेलिजेंट है। दूसरा बच्चा जो इसको मतलब ही नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ कर रहा है, मैम पढ़ा रही है या टीचर पढ़ा रहा है सामने, इसको मतलब नहीं है, तो दैट मस्ट बी बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो वो वाली चीजें क्या होती है, देख के आप बता सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। कोई कॉकरोच जैसे 4-5 अपने को जानवर मिल गए, कहीं से ढूंढ लिया अपन ने, और मैं देख रही हूँ अरे दिख तो कॉकरोच जैसा रहा है, बट कॉकरोच नहीं है ये। ऐसा क्यों बता दिया मैंने? क्योंकि मैं कॉकरोच को अच्छे से जानती हूँ, मैंने अच्छे से देखा उसको, पर वो जो जानवर मुझे नया मिला है वो दिख कॉकरोच जैसा रहा है, बट कॉकरोच जैसा नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ऐसे कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इजीनेस के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे इजीनेस के हिसाब से होती है कि हाँ भाई इसके भी 2 पैर है, कॉकरोच के भी 2 पैर होते हैं। ऐसे करके अलग अलग चीजें हमने, जिस छिपकली का हमने देखा, बहुत गंदे एग्जाम्पल है, छिपकली छोड़ो, जैसे हमने कैट देखी, एक बिल्ली देखी, उसके जैसा सिमिलर एक जानवर और देखा, जैसे डॉग नहीं मतलब और कोई दूसरे टाइप की बिल्ली है, हमने देखा उसके 4 पैर, उसके भी 4 पैर, इसकी भी पूंछ है, इसके भी आगे मस्टैच है। इस तरह से मैंने उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल जिन्होंने देख के बता सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो देख के बता, जैसे आप मेरे को देख के बता सकते हो कि हाँ मैम ने बाल खोल रखे, मैम ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेबल होती है, सामने देख के बताया जा सकता है। तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर में देखते हैं हम। सबसे पहले अब हम ऑथर का नाम भी लिखने वाले हैं, हमारे साइंटिफिक नेम में ऑथर का नाम भी मेंशन करेंगे। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स, यानी साइंटिफिक जो नेम है ऑथर का, अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट मतलब कि जो हमने साइंटिफिक नेम लिखा है हमारे इटैलिक्स के अंदर अंडरलाइन करके, दैट इज एट द एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। यानी जो साइंटिफिक नेम है ना, उसके नीचे, उसके बाद में, एपिथेट के बाद में लिखा होगा एब्रीविएशन फॉर्म के अंदर। जैसे मैंगीफेरा, एग्जाम्पल लिख रखा है मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN लिन, उसको भी अंडरलाइन कर रखा है। L कैपिटल है क्योंकि ऑथर का नाम है, ये कैपिटल, ये स्मॉल और ये कैपिटल, याद रह जाएगा। तो ये 3 वर्ड्स हो गए, ठीक है। यहां से यहां तक तो है हमारा साइंटिफिक नेम, और ये हमने ऑथर का नाम लिखा है। ऑथर मतलब कि जो भी डिस्कवरर होगा इस वाले स्पीशीज का, इस वाले जीनस का, उसका नाम हमने लिखना है। तो it indicates the species first described by Linnaeus। यानी ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो ये स्पीशीज है वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब की है? लिनेयस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब की है। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, सब में नहीं आता है, किसी में ही आता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कैरेक्टराइजेशन, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट लाइन है
कि कैरेक्टराइजेशन होना पता है, हमें पता है कैरेक्टर अलग अलग किस तरह से हम डिफरेंशिएट करने हैं, उनको आइडेंटिफाई हमें देख के क्या पता चल रहा है, क्लासिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके कैरेक्टर ये इसमें मैच करे, इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दो। एंड नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करना, आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ, जो कंप्लीट बेसिस होता है टेक्सोनॉमी के, दीज आर द प्रोसेस जो क्या है बेसिस है उसके टेक्सोनॉमी के। आगे हम सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, लास्ट पार्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। अब एक वर्ड टर्म आता है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। तो व्हाट इज द सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो लिनियस साइंटिस्ट जो भाई साहब थे हमारे, उन्होंने ये डिस्कवर किया है। ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड क्या है? सिस्टेमा। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, सो उनके जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग लैंग्वेज में चेंज करके हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। तो सिस्टेमा इज द वर्ड जो कि लैटिन वर्ड है। सिस्टमैटिक्स वर्ड लिया गया है सिस्टेमा वर्ड से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टेमा, फ्रॉम विच लैंग्वेज इट इज ओरिजिनेटेड या एक्सट्रैक्टेड। तो लैटिन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज जहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ओरिजिनेट किया गया है। सिस्टेमा वर्ड का एग्जैक्टली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आंसर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया, ध्यान रखना। फिर हमें यहाँ के पूछा लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन। सिस्टेमा नेचुरे याद है, कल ही क्लास में बताया था, दो टाइप की पब्लिकेशंस दिए थे उसने, एक प्लांटेरी था और एक सिस्टेमा नेचुरे। तो प्लांटेरी इज फॉर द बॉटनी पार्ट, सिस्टेमा नेचुरे इज फॉर द जोलॉजी पार्ट, एनिमल की स्टडी के लिए। तो सिस्टेमा नेचुरली पब्लिकेशन के लिए नाम इसने सिस्टेमा क्यों दिया था? कि सिस्टमेटिक स्टडी हमें करनी है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कंप्लीट उस बुक में लिखा गया था, किसके द्वारा? ये लिनियस साइंटिस्ट के द्वारा। सिस्टमैटिक्स एक वर्ड था, एक कंप्लीट सेंटेंस को उसको चेंज करने में काफी टाइम लग गया। उस सेंटेंस के अंदर, उस कंप्लीट अरेंजमेंट के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया? हमने आइडेंटिफिकेशन ऐड किया, हमने नॉमेनक्लेचर ऐड किया, हमने क्लासिफिकेशन ऐड किया विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। एक स्टडी होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बहुत बड़ा टॉपिक है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक अलग टॉपिक आ जाता है इवोल्यूशनरी, मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि हम पहले ऐसे तो थे नहीं, आदि मानव थे, आदि मानव से पहले मतलब एप्स थे, बंदर थे, ठीक है। तो मतलब हम बंदरों से ओरिजिनेट हुए, एक तरह से ये कहा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मंकी या फिर बंदर, इनसे ओरिजिनेट हम हुए। वैसे ही कहीं ना कहीं बाकी के जो एनिमल्स है, कुछ पहले पानी में रहते थे, पानी से धीरे धीरे लैंड पे आए, लैंड से धीरे धीरे उन्होंने ओरिजिनेट किया, इस तरह से हम कह सकते हैं, सॉरी। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखी जाती है कि किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं थ्रू द जनरेशंस, थ्रू द इयर्स। हम लोगों ने किस तरह से एक नया रूप धारण किया है, एक नया बिल्कुल कैरेक्टराइजेशन में, हमारे आइडेंटिफिकेशन में, हर चीज में चेंज हुआ है थ्रू इवोल्यूशन। किस तरह से इवॉल्व होकर हम आगे तक आए हैं, हमारे इवोल्यूशन में क्या प्रभाव पड़ा है। तो दीज आर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसे मान लो एक इंसान को एक बंदर के अंदर हम देखे जाएंगे, इनके अंदर क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स रहे थे, यानी ये बंदर कैसा रहा था पहले और ये आदमी कैसा रहा था पहले के टाइम पे, इन्होंने क्या क्या चीजें अपनी बॉडी के अंदर, क्या क्या चीजें इवॉल्व की है, क्या क्या चीजें म्यूटेट की है। तो वो सारी चीजें आ जाती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इनके डाउट्स, किसी भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह, कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह होंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, डू कमेंट, डू फॉलो माय चैनल, डू सब्सक्राइब, एंड यस, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए। एंड स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग स्टडी।